देहरादून में छठ पूजा को लेकर यातायात प्लान जारी। पुलिस ने डीजे आतिशबाजी पर लगाया प्रतिबंध। वाहनों के लिए पार्किंग स्थल पर निर्धारित। हरिद्वार में मां मनसा देवी क्षेत्र की बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीएम के प्रयासों से बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। गैरसैंण में लोक संस्कृति एवं कृषि विकास मेला का शुभारंभ। मेजर जनरल दिनेश बिष्ट ने किया शुभारंभ। सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का बताया माध्यम। अल्मोड़ा में डीएम ने किया ट्रैफिक व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण। चौहान पाठा से लेकर शिखर तक किया भ्रमण। ऋषिकेश में अजेंद्र का हत्यारा अक्षय हुआ गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश पर भेजा गया जेल। शराब के नशे में वारदात होने की जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित सांसद खेल महोत्सव शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में सांसद नरेश बंसल, मेयर सौरभ थपलियाल भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय तपोवन देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर आप सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित हो रहा सांसद खेल महोत्सव खेल प्रतिभाओं को गांव-गांव से खोजकर उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का बड़ा अभियान है। हमारे उत्तराखंड में ये खेल महोत्सव 3 अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। ये प्रतियोगिता जहां एक ओर युवाओं को शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास के उत्सव का प्रतीक बनेगी, वहीं दूसरी ओर खेल प्रतिभाओं को, खेल संस्कृति को गढ़ने का भी एक माध्यम बनेगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य फिट इंडिया, स्पोर्ट्स इंडिया, स्ट्रांग इंडिया के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के साथ स्थानीय पारंपरिक और हमारे लोक खेलों को बढ़ावा देना भी है। इसके साथ ही हर बच्चे को खेलने का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और प्रत्येक विकासखंड व जनपद से ओपन टैलेंट की खोज कर नशा मुक्त समाज की ओर युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी विद्यार्थियों से, आप सभी खिलाड़ियों से अपील है कि सांसद खेल महोत्सव में आप सब खूब बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, खूब उत्साह से भाग लीजिए, खूब मन से इस खेल प्रतियोगिता में भाग लीजिए और खेलिए। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंचों पर भी अपना विशिष्ट स्थान बना रहा है। आज खेल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, आज खेल का कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जिसमें हमारे भारत के खिलाड़ी भारत के तिरंगे को अपने खेलों के माध्यम से शान से लहराने का, ऊंचा उठाने का काम न कर रहे हों। हर क्षेत्र में आज भारत का तिरंगा लहरा रहा है। हमारे खिलाड़ी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में आज प्रधानमंत्री जी के, हमारी सरकार भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में, आप सबको पता है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भव्य और दिव्य तरीके से किया गया और इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारी देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज उत्तराखंड विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है और अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं,
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होने शुरू हो गई हैं। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य को शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रति वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार जल्दी ही उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। साथियों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति भी लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा हमने राज्य की सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को अवसर और सम्मान मिल सके। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों से ये कहना चाहूंगा कि खेल में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण है खेल भावना, जो जीवन के हर क्षेत्र में हमको एक आगे का प्रशिक्षण देती है, आगे की शिक्षा देती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भावना आप सभी को न खेलों के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में बहुत बड़ी सहायता करेगी, क्योंकि सफलता का एक ही उधर देहरादून पुलिस ने छठ पूजा को लेकर आम जनमानस को असुविधा से बचाने के लिए यातायात प्लान जारी किया है। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ मचने की आशंका को देखते हुए डीजे संचालन और आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि छठ पूजा को लेकर सेलाकुई, झांझरा और प्रेमनगर क्षेत्र के वाहनों के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है। वहीं मालदेवता, रायपुर और बालावाला से आने वाले वाहनों के लिए मालदेवता रोड पर पार्किंग स्थल बनाया गया है। एसएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए निजी वाहनों का इस्तेमाल बहुत जरूरी होने पर ही करें, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को रोका और डायवर्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक प्लान देखकर सफर पर निकलें, वाहनों को निर्धारित जगहों पर पार्क कर छठ पर्व का आनंद लें। काफी पूजा को लेकर इसमें पुलिस की तरफ से खासकर यातायात प्लान, जहां हमारे 3-4 जगह काफी श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो वहां पर उस यातायात प्लान ऐसा रहे कहीं किसी को दिक्कत ना आए। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हैवी ट्रैफिक को हम डाइवर्ट प्रातः से ही रखेंगे, क्योंकि प्रातः और शाम को भी इसमें पूजा अर्चना की जाती है। और खासकर देखा गया विगत कुछ दिनों में इस त्योहार में काफी सारे लोग डीजे या अन्य बड़े बड़े डीजे ले आते हैं, तो इसको भी हतोत्साहित करने के लिए जो एसोसिएशन इन्वॉल्व है सभी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही घाटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें प्रशासन के सहयोग से पूर्व में ही सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। विगत कुछ सालों में देखा गया कि इसमें जो भीड़ भाड़ में लोग पटाखे और अन्य जो है चीजें जो बम वगैरह बजाते हैं, इससे कहीं न कहीं भगदड़ होने और कहीं अप्रिय घटना होने की आशंका रहती है। तो इस बार भी इसको हतोत्साहित करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। अब कोशिश रहेगी कि जो इस तरह के लोग बड़े डीजेज लाते हैं या बम पटाखे छोड़ते हैं तो उसको रोका जाए, उसको नियंत्रित किया जाए। साथ ही साथ इसमें जो पुलिस बल है वो प्रातः से लगा दिया जाएगा। खासकर घाटों पर सुरक्षा को देखते हुए एसडीआरएफ की यूनिट या वहां पर पुलिस को भी नियुक्त किया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्र का हुआ नवीनीकरण, यह महेंद्र भट्ट की तरफ से कहा गया है। हर वर्ष पहाड़ों में डॉक्टरों की होती है नियुक्तियां। चौखटिया में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को लेकर हो रहा था विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के लोगों ने बनाया तनाव का माहौल।
नए एमबीबीएस स्नातक दूर दराज के क्षेत्रों में जो है सेवाएं देंगे। डॉक्टरों की आपूर्ति की सब जगह चल रही है मांग। सरकार धीरे धीरे हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य सेवाएं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। स्वास्थ्य इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है, बहुत क्षेत्र है। और मुझे कहते खुशी भी है कि कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में जिले के जो स्वास्थ्य केंद्र थे उनका उच्चीकरण भी हुआ है, वहाँ डॉक्टर की आपूर्ति भी की गई है। बड़ी संख्या में डॉक्टर बस आज भी रिक्त हैं। इस वर्ष भी एमबीबीएस कोर्स को पूर्ण करने के बाद जो लोग आएंगे, सरकार ने व्यवस्था बनाई हुई है कि उनको दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ समय उनको अपना समय देना होगा। और हर वर्ष नियुक्तियां आती हैं, जो भी बैच में लोग आते हैं उनको पहाड़ों पर नियुक्ति देते हैं। तो भी बहुत से स्थानों पर अभी, क्योंकि जो ब्लॉक मुख्यालय के सीएचसी हैं उनमें अभी डॉक्टरों की आपूर्ति की मांग सब जगह चल रही है। मैं आप सब चैनल के माध्यम से सभी जनता से अपील भी करना चाहूंगा कि 25 वर्ष बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता है। खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में धीरे धीरे सरकार हर क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। और क्योंकि अगर किसी जिले के किसी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जाए तो जिला मुख्यालय से जाते हैं और वहाँ डॉक्टर भेजे जा रहे थे, लेकिन इस प्रकार का माहौल वहाँ कांग्रेस के विधायक द्वारा बनाएगा। ठीक है, वहाँ के लिए और डॉक्टर व्यवस्था बन जाए, इसकी जितना हम लोग करें। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से हरिद्वार की आस्था से जुड़ा मां मनसा देवी क्षेत्र अब और अधिक सुरक्षित और संरक्षित होने जा रहा है। बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर भूस्खलन की समस्या के चलते श्रद्धालुओं को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसको देखते हुए भारत सरकार को मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, क्योंकि यह इलाका राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। अब नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई विभाग मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य शुरू करेगा। डीएम मयूर दीक्षित ने विभाग को कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने और तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मां मनसा देवी हरिद्वार की पहचान है, इसलिए इस क्षेत्र का संरक्षण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, मनसा देवी का जो पैदल मार्ग है जिससे श्रद्धालु मंदिर जाते हैं, वहां पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी थी, जिसके क्रम में यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया था। और चूंकि वो सारा क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क में पड़ता है, उसके क्रम में भारत सरकार में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है। और फिर उसकी अनुमति निदेशक राजाजी के द्वारा भी सिंचाई विभाग जो कार्य संस्था है उसको दे दी गई है, जिसमें अभी 1.5 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो रखी थी उसमें कार्य हमारा शुरू हो गया है और कुछ दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर जो हमारे श्रद्धालु उनकी जो यात्रा है वो और सुगम और सुरक्षित हो जाएगी। उधर गैरसैंण विकासखंड के मेहलचोरी में 4 दिवसीय लोक संस्कृति एवं कृषि विकास मेला का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने और स्थानीय कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेजर जनरल दिनेश बिष्ट ने किया है और इस अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों और महिला मंगल दलों ने जो है सुंदर झांकी निकाली। मेजर जनरल दिनेश बिष्ट ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य लोक परंपराओं, रीति रिवाजों और लोक संस्कृति को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करना है। यह मेला स्थानीय काश्तकारों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों को एक मंच प्रदान करता है, जहां वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बेच सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेले के आयोजकों और स्थानीय जनता ने जो है इस भव्य आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये मेला न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि स्थानीय आर्थिक विकास और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का भी एक सशक्त माध्यम है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैठक में आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से की गई चर्चा। हिमालयी सरोकारों और सामाजिक चेतना के लिए प्रारंभ की गई गंगधारा।
गंगधारा पार्ट 2 के केंद्र में होगी प्री वेडिंग काउंसलिंग। 15 नवंबर को देहरादून में होगा आयोजन। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा गया 2 सत्रों में होगा आयोजन। गंगधारा समाज में सकारात्मक सोच और संवाद की निरंतर धारा। विवाह एक पवित्र बंधन। बदलते सामाजिक परिवेश में अनेक रिश्ते समय से पहले लगे हैं टूटने। वैवाहिक जीवन में समझ, संवेदना और स्थिरता को दिया जा सकेगा बढ़ावा। हर वर्ष सामाजिक और हिमालयी विषयों पर विचारों का प्रवाह रहेगा जारी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैठक हुई है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर बैठक की गई है। बैठक में आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैठक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में ट्रैफिक व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने चौखान पाटा से लेकर शिखर तक भ्रमण किया। उसी बीच नगर में बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वालों को हेलमेट वितरित करते हुए सख्त हिदायत दी गई कि हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं। इसी दौरान जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बिना हेलमेट वाहन चला रहे युवक का नाम पूछा, फिर कंधे पर भरोसे से हाथ रखकर उसे समझाया कि हेलमेट सिर्फ इसलिए न पहने कि प्रशासन या कानून यह करने को कहता है। इसे पहने क्योंकि इससे पहनना आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। जिलाधिकारी के ग्राउंड जीरो पर उतरकर युवाओं को जागरूक करने के अंदाज की जनता ने जमकर तारीफ की। देखिए, बेसिकली आज जो हेलमेट दिया गया है, इसमें मैं डीएम साहब का भी धन्यवाद दूंगा जो रोड सेफ्टी की तरफ से हमने दिया है। इसमें मेन उद्देश्य था कि लोगों का एटीट्यूड को चेंज करना। हम चालान काट रहे हैं, काफी समय से ये चालान की कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों में एटीट्यूड में थोड़ा चेंज है। हमने सोचा कि चलो हम लोग अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेते हैं, जिनके पास हेलमेट नहीं है, जो नहीं पहन रहे, उनको दें, ताकि वो एक तरह से कह सकते हैं मन में ये फीलिंग आए कि भाई वो हेलमेट लेके निकले। एक अवेयरनेस भी लोगों में आए कि हेलमेट के बिना निकलना या बाइक चलाना रिस्की होता है, जान में खतरा हो सकता है। तो एक अवेयरनेस के लिए बेसिकली एटीट्यूड चेंज करने के उद्देश्य से हम लोग आइए आज हेलमेट अभियान। देखिए, उधर एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के विरुद्ध सख्त नजर आ रहे हैं। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आदतन अपराध करने वालों के खिलाफ एसएसपी लगातार गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने के आदेश जारी कर रहे हैं और पुलिस आदेश का पालन करती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में आज थाना गदरपुर पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ में आदतन अपराधी को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के आदेश मिलते ही जिला बदर कर दिया है। पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने बताया कि जिले में आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए डीएम सख्त आदेश जारी कर रहे हैं और पुलिस उसका पालन करने का काम कर रही है। गदरपुर क्षेत्र में निवास कर रहे शातिर अपराधी नासिर को गुंडा अधिनियम के तहत में 6 माह के लिए जिला बदर किया गया। नासिर को 6 महीने तक उधम सिंह नगर की सीमा में प्रवेश नहीं करने की हिदायत भी दी गई। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को घेरा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पर जमकर बरसे महेंद्र भट्ट। मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन बनकर रह गई है कांग्रेस, ये महेंद्र भट्ट की तरफ से कहा गया है। महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत के बयान पर किया पलटवार। हरीश रावत जैसे नेता को जातिवाद को लेकर नहीं करनी चाहिए टिप्पणी। जातिवादी राजनीति कर देवभूमि के वातावरण को न करें खराब। प्रदेश में सरकार बनाने की कांग्रेस सिर्फ कर सकती है कल्पना। उत्तराखंड की जनता सच्चाई से रूबरू। ब्राह्मण नेतृत्व में सबसे ज्यादा दिक्कतें हरीश रावत ने पैदा की। हरीश रावत ने ब्राह्मणों के उनके दल में ना होने की बात को स्वीकार किया। कांग्रेस का नहीं है कोई आधार, हर जाति धर्म का है उत्तराखंड राज्य। बीजेपी में योग्यता के आधार पर मिलता है स्थान। देखिए, कांग्रेस अब मुद्दा विहीन बनकर रह गई है।
नेतृत्वहीन रहते रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि हरीश रावत जी की एक उम्र के बाद ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने सकारात्मक की बातें बोली। मुझे नहीं लगता उनका दल ब्राह्मण समाज से क्या भाव होता है, लेकिन इस उम्र में जातिवादी राजनीति की चर्चा करके देवभूमि के जो वातावरण, देवभूमि का जो स्वरूप है, उस स्वरूप पर कम से कम इतनी हल्की टिप्पणी हरीश रावत जैसे नेता को नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड सबका है, हर जाति धर्म का है, और हम सब कहते हैं कि हर योग्यतम व्यक्ति को महत्व मिले। सच्चाई है कि कांग्रेस के अंदर पदाधिकारी बनते भी होंगे, अगर जाति का आधार बनते हैं तो हमें वो पहले से इस बात का महसूस होता था। और उन्होंने खुद ये बात बता भी दी कि ब्राह्मणों के दल में नहीं है। दल के साथ क्षेत्र को नहीं जोड़ना पड़ेगा, उनके दल में अयोग्य लोग हैं, अगर जाति के आधार पर बनते हैं तो उनका आधार बनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने योग्यता के आधार पर हर जाति धर्म के व्यक्ति स्थान मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, और यही हम सब लोगों की सहयोग से हमारे कार्यक्रम चलते हैं, तो सबकी सहभागिता हमें दिखाई देती है। लेकिन पहले से ही ये उत्तराखंड का जनमानस जानता है कि चाहे विजय भगोना जी हूँ, चाहे एनडी तिवारी जी हूँ, चाहे मैं कई नाम गिना सकता हूँ कि जिन पर हरीश रावत जी ने अगर सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा की तो अपने यहाँ के ब्राह्मण नेतृत्व भी किए, और आज भी वो कहने की स्थिति में नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी, क्योंकि सपना है, कल्पना है। कम से कम बोल तो दें कि मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा, जब वो दूसरे राज्यों में जाके कैसा अनुसूचित बनेगा, कहीं कह सकते हैं कि इस धर्म जाति का बनेगा, तो यहाँ अगर उनकी बहुत ही दर्द है, पीड़ा है, तो एक नाम लेकर बोल इतने ही घोषणा कर दे कि कांग्रेस अगर आएगी तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कार चालक पर हमला करने के आरोपी को देवप्रयाग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी लखपत सिंह बुटोला ने बताया कि 25 अक्टूबर को सतेश्वरी देवी निवासी हिंडोला खाल देवप्रयाग ने पुलिस को शिकायत दी कि 24 अक्टूबर की रात उनका बेटा अंकित चौहान कार से देहरादून लौट रहा था, और इस दौरान एक ट्रक चालक ने किसी बात को लेकर बेटे पर हमला कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और ट्रक चालक को आज गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी की पहचान देवेंद्र लाल के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर मामूली पार्किंग विवाद को लेकर हुई मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में हरिद्वार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह घटना रुड़की के शंकरपुरी में हुई थी, जिसका वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी फैला रहा था। दरअसल शंकरपुरी रुड़की निवासी उमेश कुमार ने कोतवाली रुड़की में तहरीर देते हुए बताया कि उनके कार सवार भाई और उनके साथियों का रास्ता रोककर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। तहरीर के आधार पर कोतवाली रुड़की में मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रवींद्र डोभाल ने पुलिस टीम को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दर्ज मुकदमे की विवेचना और आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने लगातार छापेमारी की। कड़ी मशक्कत के बाद में पुलिस टीम ने घटनाक्रम में शामिल 2 आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की, तो वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वारदात के दौरान इस्तेमाल किया गया वाहन और हमले में प्रयुक्त किए गए 3 बांस के डंडे बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस ने बताया कि इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। उधर ऋषिकेश के निकट ढालवाला स्थित शराब के ठेके के पास विवाद के चलते अजेंद्र कंडारी की हत्या करने वाले उसके दोस्त अक्षय ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अक्षय ठाकुर को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अक्षय ठाकुर को जेल भेज दिया है। इस मामले की विवेचना कर रहे कैलाश गेट चौक की प्रभारी राजेंद्र रावत ने बताया कि अक्षय ठाकुर से की गई पूछताछ में पता चला कि अक्षय ठाकुर और अजेंद्र कंडारी ने मिलकर पहले शराब पी और फिर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान अक्षय को गुस्सा आया और उसने पास में खड़ी ठेली से सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और अजेंद्र की छाती में घोंप दिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि फिलहाल आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।
लेकिन और गहन जानकारी के लिए आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल जो है मामले में पुलिस गहन जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।